कक्षा 12। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए हिंदी साहित्य कक्षा 12 पाठ्य पुस्तक अंतराल, जिसमें से दूसरी पुस्तक जिसमें अध्याय है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता। तो इस क्लास को देखना है आपको, और 10 मार्च को यही पेपर आने वाला है। अगर इस पाठ को पढ़ेंगे, आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, देखेंगे, तो आपको कम से कम बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। लेखक है इसके प्रभास जोशी, और प्रभास जोशी इस पाठ के लेखक है, जिस पाठ का नाम है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता, जो कि एक शहर का नाम है। वहाँ पर खाओ उजाड़ू सभ्यता लागू हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर पर्यावरण को बचाया नहीं जा रहा और पेड़ों को काटा जा रहा है। इस कारण से इस पाठ में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रभास जोशी, जो कि प्रभास जोशी द्वारा रचित ये पाठ रिपोर्ट ताज विधा में लिखा गया है। कौन सी विधा में लिखा गया है? रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट विधा है जिसमें प्रभास जोशी ने खाओ उजाड़ू सभ्यता पाठ का रिपोर्टाज शब्द में लिखा गया है। अगला है दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरा, तो ये देखिए, अगला क्वेश्चन है जिसमें है रिपोर्टाज शब्द फ्रेंच फ्रांसीसी की भाषा का है, यानी कि रिपोर्टाज शब्द जो कि फ्रेंच फ्रांसीसी से लिया गया है। ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। एक जैसे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, वहाँ पर फ्रांसीसी में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। तो ये रिपोर्टाज शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, अब अति लघुतरात्मक प्रश्न आ गए हैं हमारी, जो कि 10 फरवरी को पूछे जा सकते हैं। अपना मालवा एक ना एक प्रश्न तो आएगा। अगर इस पूरी वीडियो को देखोगे और लाइक शेयर ज़रूर करना भूलना मत। अगला है प्रश्न 1, जो कि मालवा में जब सब जगह बरसात की जड़ी लगी रहती है, यानी कि मालवा में सब जगह बरसात होती है, तो तब मालवा के जग जीवन पर क्या असर पड़ता है? तो वहाँ पर सब जगह बरसात पड़ी रहती है, तो मालवा में इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है मालवा क्षेत्र में जब चारों ओर बरसात की झड़ी लगी रहती है, तो कुएं बावड़ी, यानी कि कुएं एवं बावड़ी, नहर, नाले, ताल, तलिया सब पानी से लबालब भर जाते हैं। वहाँ पर अगर ज़्यादा बरसात होने के कारण कुएं, बावड़ी, नहर, नाले, ताल, तलिया सब पानी से लबालब भर जाते हैं। और ये मालवा के लोगों के लिए इस बात का आश्वासन है कि अब आप जल संपन्न और समृद्ध हैं, यानी कि जल की कमी नहीं है। संपन्न का मतलब, और चारों तरफ फसल लहलाने लगती है। उसकी पानी की कमी न होने के कारण वहाँ पर फसलों अच्छी तरह होती है। और कभी अत्यधिक वर्षा के कारण अगर मालवा में खाओ उजाड़ू अत्यधिक वर्षा हो गई तो बाढ़ भी आ जाती है। लोगों के घर बार डूब या नष्ट हो जाते हैं, फसल चौपट हो जाती है, पेयजल के स्रोत दूषित हो जाते हैं,
यानी कि जो कुएं बावड़ी हैं उनमें बाढ़ आएगी तो गंदा पानी नदी नालों का पानी एवं उन पेयजल के स्रोतों में जाएगा तो वो दूषित हो जाएगा। हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूज नहीं है ना उसमें। अगला क्वेश्चन है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसकी क्या कारण थे? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब मालवा में पहले जैसा पानी नहीं गिरता, इसका मतलब है यानी कि वर्षा चक्र के इस विकृत रूप से मालवा नहीं है, बल्कि अन्य प्रदेश भी प्रभावित हुए हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व तापमान की वृद्धि ज़्यादा बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है यानी कि तापमान ज़्यादा बढ़ गया है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण, जो कि कारण है ऋतु चक्र बिगड़ गया है। यानी कि वर्षा ऋतु समय पर नहीं हो रही, सर्दी समय पर नहीं हो रही और गर्मी समय पर नहीं पड़ रही। इस कारण ग्लोबल वार्मिंग तापमान का असंतुलित हो जाना ही खाऊ झाड़ू सभ्यता मालवा में बरसात समय से नहीं हो पा रही है और क्या सर्दी क्या गर्मी क्या वर्षा सब ऋतुओं का चक्कर बिगड़ चुका है और हर चीज़ औसत से काफ़ी कम या बहुत ज़्यादा हो गई है। हर चीज़ औसत काफ़ी कम या बहुत ज़्यादा हो गई लगी है। पर्यावरण को प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। प्रकृति के नियम और अनुशासन यानी कि लगातार पेड़ पौधों को और औद्योगिक घटना के कारण पर्यावरण को प्रदूषण फैल रहा है और अनुशासन टूट रहा है। प्रकृति के नियम पालन नहीं करके उसके अनुशासन तोड़ रहे हैं। तापमान में वृद्धि, वातावरण में नमी कम हो रही है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से तापमान में वृद्धि यानी कि सूर्य ताप में वृद्धि हो रही है। इस कारण से वातावरण यानी कि हमारे चारों ओर का वातावरण जिसमें नमी नहीं रह पा रही है। इस कारण वनों की कटाई से बादल बिना बरसे ऊपर से यानी कि वनों की कटाई की जाएगी तो बादल आएंगे, हवा नहीं चलेगी तो बादल ऊपर से गुजर जाएंगे और पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व तापमान तथा वनों की कटाई आदि के कारण ही बढ़ रहा है, जिससे कि मालवा में अब पहले जैसी बरसात नहीं हो रही है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना ही मालवा में अब बरसात अच्छी नहीं हो रही है। इस कारण अगला क्वेश्चन है, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे? इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत अच्छा है। इसमें देखो, आज के इंजीनियर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रोडक्ट है। यानी कि बहुत उच्च शिक्षित इंजीनियर अभी आ गए हैं, जो कि पाश्चात्य बहुत अनुभवी शिक्षा प्रणाली व यूरोप के लोगों के अनुसार भारत यानी कि भारत के असभ्य पिछड़ा देश था, जो कि यूरोप के बराबर अब इस सभ्य हमने बनाया है। भारत असभ्य एवं पिछड़ा देश था, जो कि बहुत आगे विकास की ओर बढ़ रहा है। कुछ ऐसा ही भ्रम आज के इंजीनियर्स को भी हो गया है, जो कि उन्हें लगता है कि यूरोप के पुनर्जागरण एवं औद्योगिक क्रांति के बाद जल संरक्षण यानी कि जल को सुरक्षित रखना एवं इसके संसाधनों पर ध्यान दिया गया है, जो कि वास्तव में लोगों में भ्रम है। भारत में यूरोप और पुनर्जागरण के पहले से ही जल संरक्षण का विशेष ख्याल
विशेष ख्याल रखा जाता है। राजा भोज और मुंज, यानी कि खाऊ जाड़ू सभ्यता में अगर कोई राजा के नाम पूछे जाएं तो इसमें से हैं राजा भोज और मुंज और अशोक और विक्रमादित्य। 4 राजाओं के नाम याद रखना, राजा भोज, मुंज, अशोक और विक्रमादित्य। जैसे राजाओं ने तालाब और कुओं बावड़ियों पर विशेष ध्यान दिया, जो कि पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। इसमें वे लोग जानते थे कि इनसे पेयजल की व्यवस्था भी बनी रहेगी और पेयजल यानी कि लंबे समय तक चला रहेगा। कुआं बावड़े बनाएंगे तो जो इन राजाओं ने बनवाए, जो कि भोज और मुंज और अशोक विक्रमादित्य जैसे राजाओं ने ये काम करवाया, जो कि इनसे पेयजल की व्यवस्था भी बनी रहेगी और तथा भूगर्भ का जल भंडार भी रिचार्ज होता रहेगा, यानी कि जो कि भूमिगत जल है वो भी रिचार्ज होता रहेगा और उसमें कमी ना आएगी, वो प्रदूषित भी बहुत कम होगा। अगला क्वेश्चन है, मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज रेनेसां पुनर्जागरण के बहुत पहले हुए पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए? तो उन्होंने शॉर्ट में बताता हूँ, उन्होंने पानी को सुरक्षित रखने के लिए कुएं, तालाब, बावड़ियाँ ये बनाए गए। जो इसके बारे में पूरे डिटेल से जान लेते हैं, जो कि आंसर में दिया गया है कि यूरोप में पुनर्जागरण या रिनेसां, जो कि बहुत पुराना नहीं है, इसके बाद ही वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई और तकनीकी ज्ञान बढ़ा है। यहीं से अन्य देशों और भारत भी आया है। इस कारण उन्हें भ्रम हो गया है, यानी कि वो भ्रमित हो गए हैं कि भारत को जल संरक्षण हमने ही सिखाया है। जो कि औद्योगिक क्रांति हुई, जो कि तकनीकी ज्ञान बढ़ा, यहीं से अन्य देशों का, यानी कि दूसरे देशों का ये कहना है कि वो भ्रम में हो गए कि भारत को जल संरक्षण भी हम नहीं सिखाए, यानी कि भारत को जल संरक्षण के तरीके हम नहीं सिखाए हैं, वो पिछड़ा हुआ था इस कारण से। और जबकि सत्य तो ये है, यानी कि जबकि सच तो ये है कि यूरोप के पुनर्जागरण से बहुत पहले यहाँ राजा विक्रमादित्य और भोज और मुंज जैसे राजा हुए, जिन्होंने कुएं, बावड़ियाँ, इन राजाओं ने जल संरक्षण के लिए कुएं, बावड़ियाँ खुदवाई, तालाब बनवाए और इससे बरसात के जल का संरक्षण संभव हुआ, जो कि बरसात के पानी को सुरक्षित रखा जाए और गर्मी के दिनों में भी पानी की कमी न हो। इस कारण से ये सुविधा लगाई गई और संरक्षण संभव हुआ और गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत नहीं, यानी कि पानी की अच्छी तरह से सप्लाई हुई और भूमिगत जल के रूप में पानी का संचरण रिचार्ज भी होता रहा, यानी कि वहाँ से रिस के नीचे का पानी भी इकट्ठा होता रहा और वो रिचार्ज हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, जो कि आज की सभ्यता क्या है? आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? यानी कि आज की सभ्यता, यानी कि आज का समाज, आज की जनरेशन जो कि गंदे पानी के नाले बना रही है, यानी कि नदियों को, उसमें कूड़ा कचरा फेंक कर, कोई औद्योगिक कारखाने से गंदा पानी बेचकर नदियों में भेजकर उन्हें एक गंदे नाले के रूप में बना रही है। शौच का पानी ऐसा बेचकर और उसमें अनेक कूड़ेदान फेंककर उसे गंदे पानी का नाले बना रही है। ये शॉर्ट है, इसके बारे में जानकारी देख ले दीजिए कि हमारी वर्तमान सभ्यता, यानी कि अभी की, जो कि समाज और औद्योगिक पर आधारित है,
वर्तमान सभ्यता उद्योगों पर आधारित है और उद्योगों का आधार यानी कि उद्योगों का आधार एक वन, जंगल और खनिज पदार्थ से है, जो कि जिन्हें अंधाधुंध कटाई या खुदाई के जरिए प्राप्त किया जाता है। यानी कि खनिज को तो खुदाई से, जो कि भूमि को नुकसान होगा इससे, भूमि और वनों की कटाई से पर्यावरण नुकसान होगा, और अंधाधुंध कटाई के इससे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत तापमान की वृद्धि को झेलना पड़ता है, और कारण ही कल कारखाने पर पल फूल रहे हैं। इनका विषाक्त धुआं व खतरनाक, इनका जो कि कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बहुत खतरनाक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अगला है कि रासायन यानी कि केमिकल फैक्ट्रियां वो नदियों को गंदा कर रहे हैं, जो कि नदियां जल का स्रोत होती है। नदियों से ही किसान वहाँ पर बस्तियाँ ज़्यादा बसती है, इसी कारण प्राचीन सभ्यताएं नगर भी नदी के किनारों पर ही है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये मोहनजोदड़ो, ये सिंधु घाटी के साथ ही पास में है। वैसे ही ये स्रोतम साधन माना गया है इसे। अगले इससे कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या आबादी हुई, और लेकिन कारखानों की दूषित रसायन, परंतु आज के युग में कारखाने लगाए जाते हैं जिससे कि दूषित उनका गंदा पानी, जो कि रसायनों के रूप में अपशिष्ट हो, यानी कि जो कि किसी काम का नहीं है, उस पानी को भी नदी नालों में भेज दिया जाता है, जो कि दूषित होकर एक रोग एवं मौत, जो कि बीमारियां फैलाता है, रोग एवं मौत बांट रही है। ये जल मनुष्यों और पशु पक्षियों, जो कि मनुष्य उपयोग लेगा इस पानी को, जो कि रसायन युक्त होगा, और पशु पक्षियों व फसल के लिए खतरनाक बन गया है, जो कि उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। लेखक को क्या लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की असभ्यता है? आप क्या समझते हैं? तो इसको देख लेते हैं डिटेल से। देखो, लेखक आधुनिक सभ्यता को खा उजाड़ू सभ्यता मानते हैं। इस सभ्यता का आधार यूरोप और अमेरिका की सभ्यता के, जो कि मूल रूप से उद्योगों पर टिकी हुई है। यानी कि आधुनिक सभ्यता और खा उजाड़ू सभ्यता मानते हैं। इस सभ्यता का आधार यूरोप और अमेरिका, और इसको श्रेय जाता है यूरोप और अमेरिका को, क्योंकि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को बहुत हाई लेवल पे पहुंचा दिया है। इनमें भारी मात्रा में उत्पादन होता है, जिसकी बिक्री के लिए सदा से ही निर्धन, यानी कि गरीब, अविकसित, विकासशील देशों को बाजार के रूप में देखा गया। यानी कि यूरोप और अमेरिका में जो उत्पादन होता है, जिसकी बिक्री के लिए सदा से ही निर्धन व अविकसित, जो कि गरीब देश और अभी विकसित नहीं हुए हैं और विकासशील हो रहे हैं, जैसे भारत देश, छोटे मोटे दक्षिणी एशियाई समूह के देशों को ये बाज़ार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि जो ये यूरोप और अमेरिका में उत्पादन होता है किसी चीज़ का, तो वो इन बाज़ारों में, इन देशों के बाज़ारों में बिक्री करते हैं, जिससे कि उन्हें अधिक मुनाफा होता है। इस प्रकार ये सभ्यता शोषण एवं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर टिकी हुई है। इसकी बाहरी चमक धमक, ये दोहन यानी कि इधर उधर से
आयात निर्यात किया जाता है तो उसे दोहन पर टिकी हुई है और इसकी बाहरी चमक धमक को ही विकास मानने की भूल हम करते ही जा रहे हैं। यानी कि इसको हम विकास मानने की भूल हम करते ही जा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत पैसा जा रहा है और औद्योगिक विकास के कारण होने वाला विकास वास्तविक विकास नहीं है। अगर उद्योगों से विकास होगा तो वो वास्तविक विकास नहीं है, क्योंकि इसके कारण प्रकृति और संसाधनों का अनावश्यक रूप से दोहन किया जाता है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है और भूमिगत खनिजों को या खनिज के लिए खुदाई करते हैं। इस कारण भूमि को प्रदूषण होता है और अनावश्यक रूप से दोहन किया जाता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। नतीजन हमें प्राकृतिक प्रकोपों यानी कि प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ता है, जैसे भूकंप, बाढ़ आ जाना, ये प्राकृतिक प्रकोप है और आम जनजीवन इन प्रकोपों पर बहुत टिका है, से ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी कि ये बड़े देशों पर नहीं, ये छोटे देशों पर, यानी कि अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि जो अमीर देश है वो तो अमीर हो रहा है और गरीब है वो बहुत गरीब हो रहा है। मौसम का चक्र बिगड़ने से अतिवृष्टि या अनावृष्टि तथा असमय वर्षाओं का प्रकोप देखने को मिलता है। हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसमें या तो अतिवृष्टि यानी कि सूखा पड़ जाएगा और या अनावृष्टि यानी कि किसी भी समय में ज़्यादा बरसात का होना, बाढ़ आ जाना, ऐसा हो सकता है। यानी कि असमय वर्षा का प्रकोप देखने को मिलता है। इस कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। इस कारण से समुद्रों का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस जो कि धरती का तापमान बढ़ा रही है। पर्यावरण पर जलवायु और ध्वनि, वाहनों से, कोई उद्योगों से, जो कि मानसिक बीमारियों व अनिद्रा जो कि शिकार होते जा रहे हैं। यानी कि अपने दिमाग मस्तिष्क को बहुत कमज़ोर बनाते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं, और जो कि निंद्रा युक्त होते हैं उन्हें भी अनिद्रित कर देते हैं। जल दूषित होता जा रहा है और अस्पताल में मरीजों से भरे पड़े हैं। इस कारण वो दूषित जल है जो कि लोगों को बहुत बीमारियों से संक्रमण लगा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान सभ्यता खाऊ झाड़ू सभ्यता अब सभ्यता है। इस कारण से ही हम वर्तमान की सभ्यता को खाऊ झाड़ू सभ्यता या गलत सभ्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जो कि विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता है। खाऊ झाड़ू सभ्यता के संदर्भ में हो रहे पर्यावरण विनाश पर प्रकाश डालिए। इसका है प्रश्न, विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता है और खाऊ झाड़ू सभ्यता के संदर्भ में रहे पर्यावरण विनाश पर प्रकाश डालिए। हो रहे इसके बारे में जानकारी देते हैं भाई। उत्तर है, देखो, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यानी कि उद्योगों के क्रांतियों फलस्वरूप विशाल औद्योगिक स्थापित किए गए। यानी कि इस क्रांति के आने के बाद अनेक उद्योग लगाए गए जो कि इनके लिए कच्चे माल आपूर्ति हेतु
प्रकृति के संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कच्चे माल के लिए प्रकृति के नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनका दोहन किया जा रहा है। पहाड़ काटे गए, जंगल उजाड़े, औद्योगिक फलस्वरूप विशाल उद्योग स्थापित किए गए। इनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अनियमित दोहन किया गया, जो कि पहाड़ काटे, यानी कि पहाड़ों को काटा जो कि खनिज प्राप्त किए, जंगल उजाड़े, उनसे लकड़ियां ली गए, नदियों का प्रवाह रोककर, यानी कि नदियों में बांध बनाए गए जो कि बिजली बनाई गई, उनसे उद्योगों से निकलने वाली खतरनाक गैस को नदियों में भेजा गया, गंदे पानी को। इस कारण से जल प्रदूषण हुआ। अन्य अपशिष्ट यानी कि नदियों व जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, अनेक उद्योग है जो कि जल को दूषित करते हैं और भूमि की उर्वरक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। उर्वरक जो जमीन होती है ना, उसे भी नष्ट कर देते हैं ये रासायनिक भूमि को। इस कारण से मशीनों का शोर और बड़ी उद्योग कंपनियों में मशीन चलते हैं तो उनसे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जो कि लिहाजा मानसिक बीमारियां बढ़ रही है। इस सभ्यता से समग्र रूप से मानव और जीव जंतुओं के जीवन में बेचैनी भर दी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास की ये सभ्यता अब सभ्यता ही साबित होगी। तो ये ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, साधारण है। तो चलते हैं, एक क्लास पूरी हुई। लाइक करें और कमेंट करें, शेयर ज़रूर करिए भाई। श्री श्याम क्लासेज अगली बार आपको अगला पार्ट और लेकर आएंगे इससे।